गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे पूरा डिटेल्स में तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। इस प्रश्न से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके माइंड में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शीघ्र उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये थोड़ा सा टेढ़ा भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, ये क्वेश्चन ना तो टेढ़ा है और ना ही टफ है। इसमें मेन दिक्कत क्या है, थोड़ा आप इसको समझिए। इस क्वेश्चन में हमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, अर्थात इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में करना क्या है, यही स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसके कारण ये क्वेश्चन टफ लगता है। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अगर एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प लेने की आवश्यकता है। आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जिस भी प्रोसीजर का हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो सारा प्रोसीजर आप इसके पीछे के एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए। तो आइए मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल्स में तथा बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें दो ठो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण हमारा ये है और दूसरा समीकरण ये है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से पहले तो एक ग्राफ खींचना है। तो ये तो आसान बात है, आप आराम से इन दोनों समीकरण की मदद से ग्राफ खींच सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है ना, वो थोड़ा टफ टाइप का है। वो जो क्वेश्चन का दूसरा भाग है वो थोड़ा टफ टाइप का है। सॉल्यूशन टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। देखिए, जो इसका दूसरा भाग है, इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा भाग में ये कहा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों समीकरण का यूज़ करके ग्राफ बना रहे हैं, तो इस ग्राफ में जो हमें रेखाएं मिल रही हैं, इन रेखाओं और साथ ही साथ एक्स अक्ष के साथ जो एक त्रिभुज बन रहा है ना, हमें उस त्रिभुज के जितने भी शीर्ष हैं ना, उनके शीर्ष का नियामक ज्ञात करना है। अब थोड़ा आप और अच्छे से इसको समझ जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने इन दोनों समीकरण का जब ग्राफ बनाया ना, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। ये एक्चुअल में इन दोनों समीकरण का ग्राफ नहीं है, मैंने अपने मन से एक ग्राफ बना दिया है ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस ग्राफ में हमें जो ये दो रेखाएं दिखाई दे रही है ना, इन दो रेखाओं और एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है ना, हमें उस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, उनके शीर्ष के नियामक ज्ञात करने हैं। अब देखिए, आइए पता कर लेते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें हमें त्रिभुज कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इस ग्राफ में हमारी ये दो रेखाएं हैं और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वो हो जाएगा ए बी सी। अर्थात इस त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, इसका एक शीर्ष ए पे होगा, दूसरा बी पे होगा और तीसरा सी पे होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है ना कि हमें सबसे पहले तो इससे जो भी हमें त्रिभुज मिल रहा है ना, हमें उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित का मतलब रंगना है। तो आप इसे आराम से ऐसे ऐसे रंग सकते हैं, रंगना बड़ी बात नहीं है। इसमें हमसे ये भी कहा जा रहा है ना कि जो हमें त्रिभुज मिल रहा है ना, उसके शीर्ष के हमें नियामक ज्ञात करने हैं। अब शीर्ष के नियामक का मतलब क्या होता है, आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए, इसके पहले जो हम ग्राफ बना रहे थे ना, तो जब भी हम आप देख रहे थे रेखा खींच रहे थे, जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई रेखा खींचा, तो इसके लिए हमें दो बिंदु की ज़रूरत होती थी। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमें एक बिंदु मिला, तो इस बिंदु का हम नाम रख देते थे ए, और इसमें हम कुछ संख्या लिखते थे, इसमें हम कोई दो संख्या लिखते थे। तो इसमें जो दोनों संख्याएं हम लिख रहे थे ना, उसी को नियामक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो हमें बिंदु मिला ना, मान लीजिए ये बिंदु हमें दो संख्याओं 5 और 6 से मिला है, तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु का जो नियामक होगा ना, वो 5-6 होगा। अब इस बिंदु को तो हमने ए से सूचित किया है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए का जो नियामक होगा ना, वो 5-6 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ हमने यहाँ ग्राफ तो बना दिया, हमें त्रिभुज भी मिल गया। अब कैसे नियामक निकालेंगे, थोड़ा आप इस चीज़ को समझिए। आइए पहले ए का नियामक निकालते हैं। देखिए, ए का नियामक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए बिंदु है ना, ये जो हमारा ए बिंदु है, इस ए बिंदु से सीधा यहाँ पे एक रेखा हम खींच देंगे। इस ए से सीधा यहाँ पे हम एक रेखा खींचेंगे। अब जब हम ए से यहाँ सीधा अगर रेखा खींचेंगे, तो लगभग यहाँ आके ये वाई अक्ष पे मिल जाएगा। अब यहाँ आपको क्या लगता है, कौन सा संख्या होना चाहिए, 2 और 4 के बीच में कौन सा संख्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वाई पे हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब थोड़ा आप नीचे आ जाइए, ए से ही आप नीचे आइए। ए से अगर आप नीचे ऐसे सीधा आइएगा ना, तो हमें लगभग एक्स अक्ष पे ये जो रेखा है, एक्स अक्ष पे हमें लगभग यहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ कौन सी संख्या हो सकती है, 2 और 4 के बीच में क्या है,
3 है, मतलब यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि x पे भी हमें 3 मिल रहा है, y पे भी 3 मिल रहा है। तो नियामक हम जब भी लिखते हैं तो उसमें पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, a का नियामक हो जाएगा 3 और 3। अब बात कर लेते हैं b की। तो देखिए अगर आप b को देखें तो b बिंदु हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हमारा b बिंदु है तो ये तो हमारा x अक्ष है और x अक्ष पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब x के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b का एक नियामक तो मिल गया। अब y का वैल्यू थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए ये तो x अक्ष पे ही है, ये तो ऊपर गया ही नहीं, y की तरफ गया ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब b का नियामक क्या हो जाएगा, b का नियामक 2 और 0 हो जाएगा। अब c की बात कर लेते हैं। तो आप c भी देख रहे हैं, ये जो c हमारा बिंदु है ये भी x ही अक्ष पे है और x अक्ष, ये जो x अक्ष पे है इस पे कौन सा संख्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं y की। तो ये थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा है, इसका मतलब y क्या हो जाएगा, यहाँ y यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा a का नियामक होगा वो 3 3 होगा, b का नियामक 2 0 होगा और c का नियामक 4 0 होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब आइए मिल के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए हम इन दोनों समीकरण की मदद से पहले ग्राफ बनाते हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना उसे पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे ना तो आप पूरा जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है समीकरण फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इससे एक मान सारणी बनाएंगे हम। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 0 जो कहते हूँ +1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। मतलब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। अब यहाँ से x को एक तरफ करेंगे, y को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 जो कहते हो, -y उधर जाएगा ना तो ये +y हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम y का अलग अलग यहाँ मान रखते जाएंगे हमें x का अलग अलग मान मिलता जाएगा। तो आइए यहाँ अपने मन से हम y का कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मन से y का जो वैल्यू है ना ये 3 रख दे रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कि जब y बराबर 3, तो जब y बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1 + 3। क्या हो जाएगा, -1 + 3। -1 + 3 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जब y बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे अपने मन से फिर हम y का कोई अलग मान रखेंगे। तो अब की बार मैं y बराबर 2 रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि जब y बराबर 2, जब y बराबर 2, तो जब y बराबर 2 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1 + 2। अगर हम -1 + 2 को हल करें तो हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ हमने देखा कि जब y बराबर 2 है तो x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर हमें 1 मिल गया। अब समीकरण फर्स्ट से हमने x और y दोनों के दो मान प्राप्त कर लिए। तो आइए इसके लिए हम एक मान सारणी बना देते हैं। तो मान सारणी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। तो आइए यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब देखिए पहली बार जब y बराबर 3 था तो x बराबर 2, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। दूसरी बार जब y बराबर 2 है तो x बराबर 1, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 1 लिख देंगे। तो पहले समीकरण की मदद से हमने एक मान सारणी तैयार कर दिया। अब हम दूसरे समीकरण का यूज़ करके अपना दूसरा मान सारणी तैयार करेंगे। तो दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0। पहले यहाँ लिख लीजिए समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। तो जो हमारा दूसरा समीकरण है ना ये है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2y बराबर 0 जो कहते हो -12 उधर जाएगा ना तो ये +12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला 3x + 2y बराबर 12। ठीक है। अब यहाँ से x को एक तरफ और y को हम दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x बराबर ये 12 जो कहते हो प्लस 2y उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा -2y। अब यहाँ से अगर x बराबर हम देखें तो x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटा 3। तो x बराबर हो जाएगा 12 - 2y बटा 3। अब यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ भी अपने मन से हम y का कुछ मान रखेंगे जिससे हमें x का एक अलग मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने मन से y का जो वैल्यू है ना ये 3 रख दे रहा हूँ।
तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जब y बराबर 3, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा कि जब y बराबर 3, तो जब y बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 3 बटा 3, 12 माइनस 2 गुना 3 और बटा में 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 ज्यों कहते हूँ, 2 3 आई 6 बटा 3, ठीक है। 12 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा और नीचे 3 तो है ही, तो 3 दूनी 6, मतलब हमें मिलेगा 2। तो जब y बराबर हमने 3 रखा तो x बराबर हमें क्या मिल गया, x बराबर हमें 2 मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक ठो x और एक ठो y का मान निकल गया। अब फिर यहाँ पे हम अपने मन से y का कुछ भी अगर वैल्यू रखेंगे तो हमें फिर x का कोई नया मान मिलेगा। तो आइए यहाँ जो मैंने साइड में यहाँ लिखा है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इधर अब जगह नहीं है, यहाँ हम लोग मान सारणी तैयार करेंगे। तो इसे मैं यहाँ से पहले हटा लेता हूँ और इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर अपने मन से हम y का कुछ अलग मान रखेंगे। तो यहाँ तो हमने y बराबर 3 रखा। अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार y बराबर हम 0 रख देते हैं। y बराबर क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जब y बराबर 0, जब y बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में जब y बराबर यहाँ 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y, मतलब 2 गुना 0, 2 गुना 0 और नीचे तो 3 है ही। तो यहाँ 12 ज्यों का त्यों, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और नीचे 3 ज्यों का त्यों। 12 में से अगर 0 घटाएंगे, अगर 12 में से 0 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा और नीचे तो यहाँ हमारा 3 है ही, नीचे यहाँ हमारा 3 है ही, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 चौका 12, मतलब यहाँ से हमने ये देखा कि जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हमें क्या मिला, जब y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर हमें 4 मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे x और y दोनों के हमें 2 2 मान प्राप्त हो गए। तो अब आइए इसकी सहायता से हम एक और मान सारणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा मान सारणी तैयार कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा मान सारणी होगा, इसमें भी हम कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब पहली बार जब y बराबर 3 है तो x बराबर 2, तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे। फिर दूसरी बार जब y बराबर 0 है तो x बराबर 4, तो यहाँ 0 रख देंगे और यहाँ 4 रख देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 मान सारणी तो तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों मान सारणी की मदद से हम एक बहुत अच्छा ग्राफ खींचने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा लेने के बाद इसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। आइए अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 अक्ष की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मैंने एक y अक्ष खींचा है और ये हमारा x अक्ष है। अब इस पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ संख्याओं को दर्शाया है, जैसा कि हम ग्राफ में करते हैं। मैंने 1 का गैप लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इधर भी ऐसे ही है 1 2 3 4, मतलब हर जगह कितने का गैप है, 1 का गैप है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी मान सारणी में हमें संख्याएं दी गई है, इन संख्याओं को ला करके यहाँ हम प्लॉट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो जो हमारी पहली मान सारणी है इसमें x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। तो x बराबर अगर 2 देखें तो x बराबर 2 हमें यहाँ पे मिलेगा, और अगर y बराबर हम 3 की बात करें तो y बराबर 3 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाएं और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम दाहिने आएँ तो ये दोनों जो है लगभग यहाँ इस बिंदु पे आके मिल जाएंगे। तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, यहीं पे प्राप्त होगा। आइए इस बिंदु का हम कुछ नाम दे देते हैं। इस बिंदु का हमने नाम रख दिया A। अब ये जो हमारा A बिंदु है ये किन 2 संख्याओं से मिलके बना है, तो ये 2 और 3 से मिलके बना है। तो यहाँ हम 2 और 3 लिख देंगे, ठीक है। ये जो 2 और 3 है ना, ये जो 2 और 3 है, इन 2 और 3 को हम A का नियामक कहेंगे या फिर इस बिंदु का नियामक कहेंगे। तो एक काम तो हो गया। अब देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो x बराबर 1 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, और y बराबर 2 की अगर बात करें तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और इससे थोड़ा सा हम अगर दाहिने आएँ तो लगभग ये दोनों यहाँ आके मिल जाएंगे। तो आइए इसे हम b नाम दे देते हैं। और किन 2 संख्याओं से ये बिंदु बना है, तो ये संख्याएँ हैं 1 और 2। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो आइए इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी पे अगर आप इसे बनाइएगा तो और ज़्यादा अच्छे से बनेगा। यहाँ तो ये बार बार स्लिप करता है बोर्ड पे पेन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपको इसका नमूना बना के दिखा सकूँ, जिससे कि जब आप कॉपी पे इसको बनाएं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींच देंगे जो दोनों बिंदुओं से होकर के गुजरती हो। और ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, तो हम इसे और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ तक ये रेखा आप देख सकते हैं बढ़ के आई है, मतलब एक्स अक्ष का जो ऋणात्मक पार्ट होता है, मतलब इधर जो हम माइनस लिखते हैं इधर इधर भी आ गया है। तो देखिए यहाँ एक है ना, तो यहाँ अंदाज से क्या होना चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे हमने रेखा तो खींच दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ से हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। अगर फिर आप यहाँ चाहें ना तो इसको नीचे की तरफ भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ भी अगर चाहें तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक रेखा तो हमने खींच दिया। अब इसके बाद इस मान सारणी का प्रयोग करके हम दूसरी रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी मान सारणी में हमारे पास x बराबर है 2 और y बराबर है 3। तो x बराबर अगर 2 की बात करें तो x बराबर 2 तो हमें यहीं पे मिल जाएगा, और y बराबर अगर 3 की बात करें तो y बराबर 3 हमें यहाँ मिलेगा। अब देखिए फिर वही वाली स्थिति आ गई। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और यहाँ से थोड़ा सा हम दाहिने जाएं तो फिर ये बिंदु कहाँ आके मिल जाएंगी, ये बिंदु A पे ही आके मिल जाएंगी। मतलब A पे हमें 2 बिंदुएं प्राप्त हो रही हैं। तो आइए इस बिंदु का भी हम कुछ नाम रख देते हैं। यहाँ इस बिंदु का हम C नाम रख देते हैं। और ये किन 2 संख्याओं से मिलके बना है, तो ये 2 और 3 से मिलके बना है। तो जो हमारा C बिंदु है और जो A बिंदु है दोनों एक ही पे स्थित होंगे। अब इसके बाद यहाँ x बराबर 4 है और y बराबर 0 है। तो देखिए x बराबर 4 हमें यहाँ मिलेगा। अब y बराबर यहाँ 0 है, इसका मतलब अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा। मतलब अब हम लोग इसी बिंदु का यूज़ करके अपना ये रेखा खींचने वाले हैं। तो एक बिंदु तो हमें यहाँ मिला, और इससे पहले जो हमारा दूसरा बिंदु है, वो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अर्थात हम C और इस बिंदु का हम कुछ नाम दे देते हैं, इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं D। अर्थात अब हम C और D को मिला देंगे। अब ये जो D है किन 2 संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये 4 और 0 से मिलकर बना है। तो यहाँ 4 और 0 को भी हम लिख देंगे। अब आइए हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से मिला देंगे। तो आइए इसे हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। स्केल काफ़ी छोटा है, इससे हो सकता है कि एक बार में ना मिले। चलिए हम 2 बार में इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, 2 बार इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो अगर इसको हम खींचे तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ जो है एक रेखा मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी दूसरी रेखा होगी ना वो कुछ इस प्रकार की होगी। आप चाहें तो इसे आगे की तरफ यहाँ से कुछ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ा देंगे ताकि देखने में ये अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रेखाएं खींच दी है, और एक्चुअल में इस ग्राफ में जो कुल रेखाएं होंगी वो 2 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही समीकरण दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें ग्राफ बनाना था ना, हमने ग्राफ वाला काम कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ वाला काम है ना, इसमें अभी एक चीज़ और बाकी है। आपको ये काम अपने से करना है। देखिए ये जो हमें रेखा मिल रही है ना, ये किस समीकरण से हमें रेखा मिली है, उस समीकरण को हमें इस रेखा के ऊपर लिख देना है। और ये रेखा जिस समीकरण से हमें मिली है ना, उस समीकरण को हमें इस रेखा के ऊपर लिख देना है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिगर जो है ना थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, आप इसे अपने से कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी हमें 2 रेखाएं मिल रही हैं ना, इन रेखाओं तथा x अक्ष की सहायता से जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, हमें उस त्रिभुज का नियामक भी ज्ञात करना है। अर्थात उस त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे ना, उनके शीर्ष के हमें नियामक भी ज्ञात करने हैं। आइए पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो हमें त्रिभुज मिल रहा है वो कौन सा है। तो त्रिभुज का एक शीर्ष तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसका दूसरा शीर्ष जो होगा ना वो यहाँ पे होगा, और इसका तीसरा शीर्ष यहाँ पे होगा। तो जो हमारा पहला शीर्ष है इसका तो हमने नाम ऑलरेडी दे रखा है, ये A है। फिर यह जो हमारा दूसरा शीर्ष है इसका भी हमने ऑलरेडी नाम दे रखा है, ये D है। जो हमारा यहाँ तीसरा शीर्ष होगा ना, आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, तो इसका नाम E हो जाएगा। और आइए इसका नियामक भी लिख देते हैं। तो नियामक के लिए पहले x लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं। तो x अगर आप देखें यहाँ पे x का अगर वैल्यू आप देखें तो x का वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे -1। y की अगर बात करें तो y यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो है ना थोड़ा सा भी ऊपर नहीं गया है, ये x अक्ष पे ही है। तो यहाँ पे e का जो नियामक हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -1 और 0। अब यहाँ पे जो हमें त्रिभुज मिल रहा है वो हो जाएगा AED।
आप चाहें तो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, त्रिभुज ADE। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्राफ की मदद से तो हमने यहाँ पे त्रिभुज बना ही दिया, साथ ही साथ इन त्रिभुज के जो शीर्ष के नियामक है ना, उसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एक और काम बचा है जिसे आपको खुद से करना होगा। वो आसान काम है, टफ काम नहीं है। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, हमें इस त्रिभुज को छायांकित भी करना है, अर्थात इसे भरना भी है। तो आप क्या कीजिएगा, पेन से जो भी हमारा ये त्रिभुज वाला एरिया हमको दिखाई दे रहा है ना, उसे आप पेन से ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। जो पूरा त्रिभुज है ना, पूरा त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, पूरा त्रिभुज पे आप ऐसे ऐसे पेन चला दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसे पूरा अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।